इन मृतकों का पता करने के लिए बीबीसी ने उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम की यात्रा की। साथियों, भारतीय मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, लेकिन आजकल इस स्तंभ को कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया समूह के संपादक, कुछ उनके मालिक सत्ता समर्थन में दीमक की तरीके से उस लोकतंत्र के चौथे खंभे को चाट गए। खबरों की बात करें या खबरों के असर की बात करें, चाटुकारिता एकमात्र उद्देश्य रह गया है। अब कल की बीबीसी की रिपोर्ट की बात कर लीजिए, या राहुल गांधी जी ने जो महाराष्ट्र के इलेक्शन की हुई धांधली के बारे में लिखा उसकी बात कर लीजिए। सुई पटक सन्नाटा है मीडिया में, कोई खबर नहीं, कोई डिबेट नहीं। कर्नाटक में एक दुर्घटना हुई आईपीएल के बाद में, 50-50, 100 डिबेट, 100 ट्वीट्स उन्हीं सारे मीडिया के एंकरों के, उन्हीं सारे मीडिया के संपादकों के, उन्हीं सारे मीडिया इन्फ्लुएंसर के 100 ट्वीट। लेकिन इधर बीबीसी की रिपोर्ट पर, जिसमें बीबीसी कह रही कि 37 लोग नहीं 82 लोग पुख्ता मरे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ की इन घटनाओं में 37 लोगों की मौत की बात कही, लेकिन बीबीसी की पड़ताल में कम से कम 82 लोगों की मौत का पता चला। और ये सिर्फ 11 राज्यों का है, सिर्फ 11 राज्यों का उनका जो उन्होंने अन्वेषण किया है वो 11 राज्यों में किया। तो कितने लोग मरे होंगे ये भी सरकार की सच्चाई को छुपा रहे हैं, चूंकि सत्ता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है। मुझे याद आता है बाबरी विध्वंस के समय में गोली चली, कहा गया कि दैनिक जागरण जैसे अखबार ने कहा कि सैकड़ों लोगों की लाशों से सरयू लाल हो गई। उसके बाद जब लोगों का दबाव वीएचपी पर पड़ा तो उन्होंने 62 लोगों की सूची जारी की, जिसमें से पहले 3 नाम मथुरा के थे। शीतल पी सिंह जो उस वक्त आज तक में थे, वो अन्वेषण करने वहां गए मथुरा, तो पहले तीनों नाम जिंदा निकले। उस वक्त चूंकि सरकार विपक्ष की थी तो ये खबर इसलिए दबाई गई, झूठी खबर बनाई गई कि सैकड़ों लोग मर गए, सैकड़ों लोग। शीतल पी सिंह को उसका पुरस्कार की जगह दंड मिला। बाद में एक अखबार ने वो खबर हिंदू ने छापी, तब हंगामा हुआ। आज तक सही संख्या नहीं मालूम। कल्याण सिंह जी की सरकार कहती थी कि 8 या 16 लोग मरे। तो जिस वक्त इनकी सरकार होती है भारतीय जनता पार्टी वालों की, उस वक्त ये मौतों की संख्या को कम बताते हैं, और जिस वक्त विरोधियों की सरकार होती है तो उस वक्त मौतों की संख्या को ज्यादा बताते हैं। दोनों समय सरकार के समय में भी छल करते हैं जनता के साथ, और विपक्ष में रहते समय भी छल करते हैं, कपट करते हैं, नीचता करते हैं, निर्लज्जता करते हैं। अब कुंभ की मौतों की बात लीजिए, सारे मरने वाले हिंदू, धार्मिक अनुष्ठान में हुआ। कुंभ से बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कोई होता नहीं। ऐसे में झूठ बोलना तो महापाप की श्रेणी में आता है, और महापापी आदमी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, केंद्र की सरकार में वो हो चाहे राज्य की सरकार में हो। अगर आप सनातन धर्म के हिसाब से झूठ बोलते हैं और घर के मुखिया हैं तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, पाप लगेगा। लेकिन सत्ता में बने हुए हैं और मीडिया में सुई पटक सन्नाटा है। मीडिया जो है इनका समर्थन कर रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र के इलेक्शन की धांधली को लीजिए। राहुल गांधी जी ने बिंदुवार बताया कि किस तरीके से इन्होंने वोट बढ़ाए, किस तरीके से इन्होंने बेईमानी की, किस तरीके से 5%, 5 बजे के बाद 7% वोटिंग बढ़ी, किस तरीके से फर्जी वोट डाले गए, किस तरीके से नासिक में 7-7 हजार वोट एक हॉस्टल में लगाए गए, सब कुछ बताया। लेकिन सुई पटक सन्नाटा, कोई रिपोर्ट नहीं। हाँ, हमें उल्टा गालियां दी जा रही हैं, उल्टा बीबीसी को बैन करने की बात की जा रही है। ये आखिर है क्या? लोकतंत्र का ये कौन सा पहलू है? मीडिया का ये कौन सा पहलू है? मीडिया कब तक इस तरीके का चाटुकार बना रहेगा? जिस मीडिया की जिम्मेवारी विपक्ष का और जनता से जुड़े सरोकारों का माई बाप बनने की है, वो मीडिया इस वक्त सत्ता का चाटुकार क्यों बना हुआ है? इस वक्त सत्ता का मानस पुत्र क्यों बना हुआ है? सत्ता से डरता क्यों है? अगर आप डरते हैं तो छोड़ दीजिए,
मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त सत्ता से कहीं ज्यादा मीडिया को टारगेट करने की आवश्यकता है, मीडिया को आंखें खोलने की आवश्यकता है, मीडिया को बताने की आवश्यकता है कि आप में ताकत है सत्ता बदलने की। आप सत्ता के चारण, भाट या चाटुकार मत बनिए। आप सत्ता के ऊपर दबाव समूह बनाइए, सत्ता के राजगुरु बनिए। सत्ता के मानस पुत्र बनने से सिर्फ और सिर्फ हमारी नस्लें और हमारी फसलें दोनों तबाह हो जाएंगी, और उसके वक्त तबाह है आपकी नस्ल भी और आपकी फसल भी। सरकार के मुताबिक 35 मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, जबकि एक मृतक की पहचान नहीं होने और एक मृतक के लावारिस होने के कारण मुआवजा राशि नहीं दी जा सकी। हालांकि सरकार ने अभी तक भगदड़ में मारे गए लोगों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। कुंभ भगदड़ में मारे गए जिस एक मृतक के लावारिस होने का जिक्र यूपी सरकार ने किया है, उनका नाम KN वासुदेवाचार्य है। वे बीजेपी के पूर्व महासचिव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे KN गोविंदाचार्य के छोटे भाई थे। KN गोविंदाचार्य ने BBC को बताया कि वे अपने भाई की 13वीं में वाराणसी गए थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद की कवरेज में इस देश के अधिकांश मीडिया ने अपनी भद्द और पिटवा ली, अपनी साख और गिरा ली और आग में घी डालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तो पहले बात करते हैं लोगों ने क्या क्या किया और फिर सवाल उठाएंगे इन्होंने क्या नहीं किया। तो क्या किया इन लोगों ने? इनमें से अधिकांश लोगों ने 5 साल पुराने एक आतंकी हमले का ग्राफ निकाला और उसको इस बार का आतंकी हमले का ग्राफ बनाकर चलाया। फिर कुछ शूरवीर आए, उन्होंने एक और कपल का वीडियो ये कहकर चलाया कि वो दिवंगत लेफ्टिनेंट नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी का आखिरी वीडियो है। फिर आए वो सज्जन जिन्होंने स्टूडियो से जंग की कुछ साल पहले शुरुआत की थी। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन उनकी पोल अगले दिन खुली जब पता चला लाइव शो में कि उनको यही ज्ञान नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेश की जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर की पुलिस, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर आती है। खैर, इनमें से ज्यादातर टीवी चैनल उन लोगों से भरे हुए हैं जो पाकिस्तानियों से बददिमाग बदजुबान लोगों को बुलाकर अपने टीवी चैनलों पर मंच देते हैं इस देश के खिलाफ अनाप शनाप बकने का, और उन्होंने ये काम खूब करवाया इस दौरान। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि अर्नब गोस्वामी साहब, पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस एंड जर्नलिस्ट, कि अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो। अच्छा, मैंने कहा क्या? वो कहता है कि इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अमित शाह के दुख से कांपते हाथ और तेजी से सीढ़ी चढ़ने की बॉडी लैंग्वेज पर करीब करीब 1-1, 1.5 घंटे के शो कर डाले। इनमें से किसी ने भी विपक्ष की परिपक्वता पर, विपक्ष की संवेदनशीलता पर एक शब्द नहीं बोला, उसमें घिग्गी बन गई। कुछ तो ऐसे बबक रहे थे स्टूडियो में जैसे लग रहा था सरहद पर पहला गोला है, यही दागेंगे। इनमें से ज्यादातर हिंदू मुसलमान करने में जुट गए थे। वो तो भला हो मृतक लोगों के परिवारों का, जिन्होंने इनके एजेंडा को धराशायी कर दिया और असलियत बताई कि कैसे कश्मीरियों ने उनकी मदद की थी। बड़े दिल मसोस के रह गए, हाथ मलते रह गए ये लोग कि अरे कैसे हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए। ये मीडिया की असलियत है। अब मीडिया ने क्या नहीं किया? कौन से सवाल थे जो नहीं पूछे गए? अमित शाह की नाकामी पर सवाल नहीं पूछा गया। किसकी जिम्मेदारी है सवाल नहीं पूछा गया। इंटेलिजेंस फेलियर पे सवाल नहीं पूछा गया। सुरक्षा चूक कैसे हो गई सवाल नहीं पूछा गया। 200 किलोमीटर अंदर हमारी सरहद के आतंकी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके कैसे घुसाए सवाल नहीं पूछा गया। प्रधानमंत्री कश्मीर जाने के बजाय बिहार क्यों गए सवाल नहीं पूछा गया। प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं आए सवाल नहीं पूछा गया। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच के दौरान पाकिस्तान का नाम नहीं लिया सवाल नहीं पूछा गया। सवाल नहीं पूछा गया कि क्यों ऑल पार्टी मीटिंग में अनुमति को लेकर भ्रम फैलाने की बात की गई थी, नहीं पूछा गया वो सवाल। बीजेपी की अधिकृत हैंडल
घिबली कार्टून बनाने में जुट गए, सवाल नहीं पूछा गया। बीजेपी द्वारा पोषित लोग हमारे आर्मी पर्सनल्स की लोकेशन साझा कर रहे हैं, सवाल नहीं पूछा गया। बीजेपी एमपी की 25वीं वर्षगांठ पे चौकस बंदोबस्त पे सवाल नहीं पूछा गया। बीजेपी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों का मृतकों के यहां जाना और वहां पर खरी खोटी उनको सुनाई जा रही थी, सवाल नहीं पूछा गया। यह इस देश के मीडिया की असलियत है। इतनी बड़ी त्रासदी के दौरान भी मुंह में दही जमाकर, आंखों में पट्टी बांधकर ये सरकार की ढाल बने रहे। सवाल पूछने का काम इनका था, लेकिन अगर कोई और सवाल पूछ रहा है तो उनको जबरदस्त तरीके से ये लोग शर्मिंदा कर रहे हैं। जो काम इनका है वो ये कर नहीं रहे हैं। एक काम इन्होंने किया, कश्मीर जाकर रीलें खूब बनाई।